हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैक माई चैनल। मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 11 वायुमंडल में जल इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या बातें जाननी है। तो सबसे पहले इसमें वाष्पीकरण, आर्द्रता, संघनन, ओस, तुषार, कुआसा एवं कोहरा, ध्रुव कोहरा, बादल के प्रकार, वर्षण, वर्षा के प्रकार और वर्षा वितरण, मुख्य रूप से ये सारी चीज़ें पढ़नी है इसके अंदर। तो इसके अंदर मुख्य रूप से जो चीज़ है वो है वाष्पीकरण। तो आपको पता है कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि वाष्पीकरण होता क्या है। देखिए, मैं आपको पहले वाष्पीकरण समझाता हूँ, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि ये पूरे वाष्पीकरण पे ही बेस है कि बादल कैसे बनते हैं, फिर वर्षा कैसे होती है, फिर जो वाष्पीकरण के द्वारा जो जो भी ओस वगैरह, तुषार वगैरह, ये सब वाष्पीकरण के द्वारा ही होते हैं। तो देखिए, ये हमारा सूर्य है, ये सूर्य हमारा होता है, तो इसका ताप पृथ्वी पर आता है। तो ये ताप जो हमारे महासागर है उनके अंदर जो जल होता है उसके अंदर ये ताप गिरता है। तो ये ताप जैसे उन पर लगता है तो वो पानी भाप के रूप में, जैसे उनको ताप मिलता है तो वो भाप के रूप में ऊपर जाता है वो पानी। तो भाप, जो पानी का जो भाप होता है वो ही बादलों का निर्माण करते हैं और वो ही नीचे फिर पृथ्वी पर वर्षा करते हैं। जैसे आप एक प्रयोग द्वारा भी देख सकते हैं। आप एक एक बर्तन लीजिए, उसके अंदर एक पानी रखिए, कितना भी रखिए, और उसके नीचे गैस जलाइए, आप तेज़ गैस जलाइए। तो देखना आप थोड़ी देर में वो पानी थोड़ा थोड़ा भाप बनेगा और वो भाप बनकर ऊपर उड़ेगा। तो ऐसे होता है जब किसी पानी में अगर ताप लगता है, उस जब पानी गर्म होता है तो वो भाप बनकर ऊपर उठता है। तो यही वाष्पीकरण होता है और इसी से हमारी जो भी प्रकृति की जो क्रिया है, वो बारिश होना या फिर ओस वगैरह, कोहरा वगैरह, सब कुछ इसी से होते हैं। अब देखिए, संघनन क्या है। अब जो पानी ऊपर भाप बन के जाता है वो गैस के रूप में होता है, वो तो वाष्पीकरण है। लेकिन वो जो गैस के रूप में वो पानी होता है उससे वर्षा नहीं होती। फिर उसके बाद में वो ही पानी, जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो वो पानी ठंडा होकर वापस वापस द्रव्य के रूप में आ जाता है, वापस वो द्रव्य के रूप में आ जाता है। तो वो ही बादलों में जाकर बारिश करते हैं। तो संघनन ये हुआ कि जो गैस में जो पानी है वो उसका द्रव्य में बदलना ही संघनन कहलाता है। यानी गैस के पानी, वो भाप के पानी को द्रव्य में बदलना ही संघनन कहलाता है। जो पानी गैस में होता है वो द्रव्य में बदल जाता है तो वो संघनन कहलाता है। ठीक है। अब अब आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो ठीक है। तो इसमें हम डेफिनेशन द्वारा अच्छे से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले वाष्पीकरण, एवेपोरेशन। ये क्या होता है? जल के तरल तरल से, तरल का मतलब द्रव्य अवस्था में होता है जल, तो उस द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना ही वाष्पीकरण कहलाता है। यानी जल का द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होना ही वाष्पीकरण कहलाता है। क्लियर? आप देखते हैं वाष्पीकरण किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले, अगर सूर्य का ताप होगा तभी तो पानी गर्म होगा, तभी वो वाष्प में बदलेगा। तो सबसे मुख्य कारक इसका वो ताप है। तो वाष्पीकरण की मात्रा तापमान, विस्तार तथा पवन का वेग आदि पर निर्भर करती है। तो सबसे मुख्य आपको ताप याद रखना है। अब देखते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। इसे एग्जाम्पल द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए आपने किसी बर्तन में पानी रखा, नीचे उसके गैस जलाया, आप नीचे गैस जला रहे हैं और जब ऊपर से वो भाप पानी निकल रहा है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो जिस टेम्परेचर पर वो भाप निकल रही है तो वो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। तो इसे डेफिनेशन भी देख लीजिए। 1 ग्राम जल को जल वाष्प में परिवर्तित करने के लिए लगभग 600 कैलोरी ऊर्जा का प्रयोग होता है। इसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि जितनी ऊर्जा का प्रयोग हमें पानी को वाष्प में बदलने के लिए करना पड़ता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट। अब देखते हैं संघनन क्या है। ये उसकी बिल्कुल विपरीत है। जब वाष्पीकरण गैसीय से द्रव्य अवस्था में, वो द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है तो वाष्पीकरण होता है। और जब
गैसीय अवस्था से वापस द्रव्य अवस्था में बदलता है तो वो संघनन कहलाता है। जब जल गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में या तो जल उससे गैस से या द्रव्य में आएगा या फिर ठोस के रूप में आएगा तो उसे संघनन कहेंगे। ओस, तुषार, कोहरा और बादल संघनन के रूप है। तो ये सारी जो भी रूप है ये संघनन के प्रकार है। अब देखते हैं हम आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। आर्द्रता क्या होती है? देखिए, जो हवा में जो पानी होता है उसकी जो नमी होती है उसे हम आर्द्रता कहते हैं। यानी कि हवा के पानी में जो नमी पाई जाती है उसे हम आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। यानी कि ये जो घन मीटर होता है उससे मापा जाता है कि वायु में कितनी मात्रा में नमी पाई जाती है, उसे आर्द्रता ही कहते हैं। आर्द्रता के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन हमें मुख्य रूप से 2 ही पढ़ने हैं, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ये 2 प्रकार दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। यानी कि वायु की प्रति इकाई आयतन में, यानी कि वायु में जितनी मात्रा आर्द्रता की जितनी मात्रा होती है उसे घन मीटर द्वारा मापा जाता है और उसी मात्रा को जितनी मात्रा होती है प्रति इकाई में उस मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। अब देखिए सापेक्ष आर्द्रता। किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जल वाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जल वाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे प्रतिशत मात्रा में व्यक्त किया जाता है। यानी कि जिस तापमान पर जल वाष्प वायु में उपस्थित होता है उसी तापमान पर उसे धारण करने की क्षमता को उसी अनुपात में सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यानी कि सीधे सीधे आप समझिए, जिस तापमान पर पानी गर्म होकर ऊपर जाता है उसी तापमान पर वो वायु में मिलता है, उसी तापमान को उसे घन मीटर द्वारा मापा जाता है तो उसे सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। लेकिन निरपेक्ष आर्द्रता में क्या है कि उसके प्रति घन इकाई में, यानी कि जितनी आर्द्रता उसमें मौजूद है वायु में उस पूरी आर्द्रता को मापा जाता है, लेकिन इसमें तापमान के आधार पर इसे मापा जाता है। अब हम संघनन के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है ओस, ड्यू। तो ओस क्या होती है? तो सबसे पहले इसे पढ़ने से पहले मैं आपको ओस दिखाता हूँ। ओस क्या होती है? देखिए, पहले आपने कभी ऐसी तस्वीर देखी है जिसमें जो ये घास के पत्ते होते हैं इनके ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं? तो ये क्या है? ये ओस है। ये जो हमारी जो हवा में जो वाष्प मौजूद होते हैं वो ही ये पृथ्वी पर आकर सर्दियों में ज़्यादा देखा जाता है। तो ये पृथ्वी पर ये पानी छोटी छोटी पानी की बूंदों में जम जाती है। पेड़ पौधों पर या पत्थर पर इन पर ये ओस जम जाती है, तो ये ओस होती है। आपने देखा होगा पहले। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ओस संघनन का रूप है। दिन के समय पृथ्वी गर्म हो जाती है और रात्रि को ठंडी हो जाती है। कभी कभी पृथ्वी का तल इतना अधिक ठंडा हो जाता है कि उससे छूने वाली वायु का तापमान इतना कम हो जाता है कि वायु में उपस्थित जल वाष्प का संघनन हो जाता है और वह छोटी छोटी बूंदों के रूप में पौधों की पत्तियों तथा अन्य प्रकार के तलों पर जम जाती है। इसे ओस कहते हैं। यानी कि कभी हमारी जो पृथ्वी है वो दिन के समय तो गर्म रहती है और रात्रि के समय वो ठंडी हो जाती है। तो कभी कभी वो इतनी ठंडी हो जाती है कि उसकी उसमें जो पानी की बूंदें हैं वातावरण में वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में पत्तियों पर गिर जाती है, तो उसे ओस कहते हैं। तो देखिए ओस बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या क्या है। सबसे पहले लंबी रातें, यानी कि ज़्यादा लंबी रातें होती है, ज़्यादा ठंड होती है तो उससे ज़्यादा, जैसे सर्दियों में ज़्यादा लंबी रातें होती हैं तो उसमें ओस ज़्यादा देखने को मिलती है आपको। जैसे सुबह उठते हैं तो आपको शहरों में तो कम दिखती है क्योंकि शहरों में तो ऐसा वातावरण नहीं होता, इसलिए गाँव में ज़्यादा दिखती है आपको।
मेघ रहित आकाश, यानी कि आकाश में बादल ना हो, तो बादल ना हो तो ठंड का मौसम होता है बिल्कुल। शांत वायु, ठंडी हवा, सापेक्ष आर्द्रता का अधिक होना, और औशांक का हिमांक से नीचे होना। जैसे औशांक 0 डिग्री से नीचे हो जाता है तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप देखिए तुषार क्या है, ये बिल्कुल ओस के जैसा है, लेकिन ये पहाड़ों पर पाया जाता है। जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे अर्थात 0 डिग्री सेंटीमीटर से नीचे चले जाने पर होता है, अर्थात औशांक जमाव बिंदु पर या उससे नीचे होता है, तब ठंडी सतहों पर तुषार बनता है। ये सिर्फ ठंडी सतहों पर बनता है, जहाँ बर्फीले पहाड़, जहाँ बर्फीले पौधे होते हैं, वहीं पर ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसकी फ़ोटो देखते हैं। देखिए ये तुषार है, बर्फ़ की छोटी छोटी बूंदें, जैसे बर्फ़ की छोटी छोटी बूंदें जो बर्फीले पहाड़ होते हैं उन पर पौधों पर जम जाती है, तो ये तुषार होता है। ये बिल्कुल ओस के जैसा होता है, लेकिन ओस तो बिल्कुल पानी में होता है, और ये बर्फ़ जम जाती है थोड़ी थोड़ी। आप देखिए कोहरा, कोहरा आपने सुना होगा, आपको देखने को मिलता होगा शहरों में। कोहरा क्या होता है, तो इसे पढ़ते हैं कि कोहरा होता क्या है। जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी हुई वायु सेंटी अचानक नीचे की ओर गिरती है, तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया होती है। इसलिए कोहरा एक बादल है जिसका आधार सतह पर या उसके सतह के बहुत नज़दीक होता है। यानी कोहरा एक प्रकार का बादल है जो वाष्पन से भरा हुआ एक बादल है, जो बिल्कुल सतह के बिल्कुल नीचे दिखता है। आपने देखा होगा सर्दियों में, आप जैसे शहरों में या फिर गाँव में देखते हैं कि कोहरा होता है वो बिल्कुल बिल्कुल आपको सतह के पास दिखता है, और आप उस आगे की चीज़ें भी नहीं देख पाते। तो इसलिए इससे एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और इससे दृश्यता भी कम हो जाती है। तो इसे हम आगे पढ़ेंगे कि इससे और क्या क्या होता है। देख, जैसे कोहरा एक बादल होता है, वैसे कुहासा भी एक बादल होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। कोहरा एवं कुहासे में अंतर। तो कोहरा देख लेते हैं सबसे पहले क्या है। कोहरा कुहासे की अपेक्षा अधिक शुष्क होता है, यानी कि अधिक सूखापन होता है। हम देखते भी हैं कि जैसे हम कोहरे में चलते हैं तो हमारी चमड़ी बिल्कुल सूखी सूखी हो जाती है। कोहरे छोटे बादल होते हैं जिसमें धूल कण और धुएं की कण भी होते हैं। अब देखते हैं कुहासा क्या होता है। 8 कुहासों में कोहरे की अपेक्षा अधिक नमी होती है, यानी कि इसमें जल की मात्रा होती है थोड़ी, ये थोड़ा गीला होता है। और जो कुहासा होता है वो गीला होता है, और जो कोहरा होता है वो बिल्कुल सूखा होता है। ये याद ध्यान रखना, आपको अंतर पूछा जाए। और कुहासा पहाड़ों में अधिक पाया जाता है, कोहरा तो हर कहीं पाया जाता है, हम देखते हैं शहरों में या सड़कों पर कहीं भी। ये बिल्कुल सतह के नीचे होता है, और कुहासा बिल्कुल पहाड़ों पर पाया जाता है। तो समझ में आया आपको कोहरा और कुहासे में अंतर, तो आप लिख सकते हैं। तो गाइज़ ये पार्ट इसका यहीं ख़त्म होता है, इसका सेकंड पार्ट में इसे हम कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, तब तक के लिए बाय।